मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और आशीष, गुड़ी पड़वा की गुड नोट पे मार्केट बंद हुआ है, राइट। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि पता नहीं, हो सकता है कि गिर भी जाए, क्योंकि 2 दिन हमने देखी गिरावट हुई है। तो कहीं ना कहीं अब वो सबसे बड़ी बात तो ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट थमी है कि तेजी फिर से शुरू हुई है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैं आज प्रकाश गावा को भी सुन रहा था इनफैक्ट 1 बजे, तो वो भी यही कह रहे थे कि टेक्निकल्स पे ये कहना काफी मुश्किल है कि ये गिरावट थमी है, ये नई शुरुआत हुई है। तो प्रकाश गावा जब आए होंगे 1 बजे, उसके बाद अब तक तस्वीर बहुत बदल चुकी है। अच्छा, पहले तो आप सबको ये जो आप ड्रेसअप वैसअप देख रहे हैं, फेस्टिविटीज आपको पीछे नजर आएंगी, अभी नजर आ नहीं रही है, सबके सब सुबह से काम कर रहे हैं। तो आप सबको गुड़ी पड़वा की, चेटी चांद की और उगाड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मैं सुबह की तैयारी करता हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट का भूल गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, लेकिन मैं सब तैयारी करके आया था। तो आप सबको बेस्ट विशेष। उम्मीद करते हैं हम सब कि आपका नया साल बढ़िया रहे, हेल्दी वेल्दी रहे और प्रॉस्पेरस न्यू ईयर रहे। अच्छा, जहां तक मार्केट्स की बात है, आज देखिए तमाम निगेटिव मेरे सामने खड़े थे। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट निगेटिव क्या है मेरे लिए? एफआई के फ्लोज जो ड्राई आउट हो चुके हैं। ड्राई आउट क्या, अब तो रिवर्सल है। 2 दिन से बिकवाली के एफआई कैश मार्केट में बिकवाली करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ट्रिगर घबराने वाला तो एफआई का फ्लोज था। उसके बाद हमारे सामने एक बड़ा इवेंट आया, क्रेडिट पॉलिसी, और जैसे कल वरुण कह रहे थे 25 बेसिस पॉइंट स्टैंड भी पॉलिसी में बदला नहीं। फिच की रिपोर्ट आ गई कि भाई साहब शायद इसके बाद साल भर दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये तमाम पॉइंट्स के बावजूद आप देखिए मोमेंटम लौट क्या है। ये दिखा रहा था इवेंट का पॉज था, एक्सपायरी कह लीजिए, साथ साथ क्रेडिट पॉलिसी कह लीजिए। उस इवेंट के पॉज के बाद वापस बाइंग रिज्यूम होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह की फरोशियस बाइंग आखिरी के आधे घंटे 1 घंटे में आई है, वो दिखा रहा है कि मूड और सेटअप अगले हफ्ते के लिए बड़ा पॉजिटिव हो चुका है। लोग खरीदारी करने के मन में वापस लौट रहे हैं। अब हमने कहा था ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये इस समय ट्रेडिंग बाजार है ना। तो ट्रेंडिंग मार्केट इधर ही कहीं भी लगाओ। अभी मुझे एंट्री पॉइंट ढूंढने, मेरा वो स्टांस अभी भी बदला नहीं है। तो कोई भी कमजोरी देखिए, मैंने कहा था किसी भी कमजोरी में आप खरीदारी करेंगे, बाजार डुली रिवॉर्ड करेगा, और वही हो रहा है। और जहां तक ट्रेडिंग मार्केट की बात है, मेरे पास रेंज इस समय एकदम फर्म नजर आती है मुझे। नीचे की तरफ 11,500 के लेवल्स पे सबसे तगड़ा पुट का बिल्डअप है, या फिर 11,550 पकड़ लीजिए, जहां से कई बार आप घूमे, कोई कंफर्ट के तौर पे। नीचे 11,550 हो गया, ऊपर की तरफ 11,800 पे सीरीज का सबसे तगड़ा कॉल का बिल्डअप है। और वहीं 11,760 वो नर्वसी आने वाला जोन बन जाएगा फिर से, क्योंकि वो रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। तो ये मेरे लिए इस समय एक रेंज बन गई, 550 से 760 का दायरा, जिस दायरे में मुझे लगता है इस समय वो कामकाज होता हुआ नजर आएगा। इसमें अच्छे एंट्री पॉइंट ढूंढूंगा एक बार कन्विंसिंगली 760, जो कि हमने पिछली बार छुआ एग्जैक्टली 30-50 बेसिस पॉइंट ऊपर जाके भारतीय बाजार फिर नीचे करेक्ट हो गए थे, है ना। तो फॉर्मेलिटी के लिए हमने टच करा था उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को। एक बार उसे कन्विंसिंगली लिया तो मुझे लगता है अच्छी तेजी, अच्छी उछाल की शुरुआत होगी। और बाजार अपने आप को तैयार कर रहा है। अगले हफ्ते गुरुवार को पहला फेज ऑफ पोलिंग शुरू हो जाएगी, 7 फेजेस में होनी है। तो मेरे को लगता है इलेक्शन जिसके लिए रैली शुरुआत हुई थी, उससे पहले ही थोड़ा सा मोमेंटम और तूल पकड़ रहा है। तो मैं अब थोड़ा सा बीच में मैंने कहा था निफ्टी को लेकर थोड़ा सा कन्विक्शन जा रहा था, है ना। हम लोग वेट कर रहे थे हाइंडसाइड में थोड़ा सा डेटा पुख्ता हो जाए। अब वापस वो स्टैंड बन गया, गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाऊंगा मैं इस बाजार में वापस। तो गिरावट में खरीदारी का मन बना सकते हैं आप इस गिरावट में, लेकिन रेंज याद रखें 550, 500 नीचे, 760, 800 ऊपर। चलिए ठीक है। अब यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं। यहाँ देवगिरी चटर्जी पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट द मर्जर बिटवीन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड लक्ष्मी विलास बैंक, क्या चल रहा है वो? बहुत अच्छा, ये चल तो बहुत टाइम से रहा है। हाँ, बहुत दिनों से, बहुत समय से आपने नोटिस करा होगा, खबर आती रहती है लगातार, कई सारे रिपोर्ट्स करी गई। बीच में लक्ष्मी विलास बैंक का तो डिनाइल भी मेरे ख्याल से इसको लेकर आया था। लेकिन आज कहा जा रहा है, वापस रिपोर्ट्स बड़ी स्ट्रांग है कि दोनों के बीच में वापस आज बोर्ड बैठक हो रही है, इस पे विचार करने के लिए कि विलय करा जाए नहीं करा जाए। अब विलय तो अच्छा है। विलय अच्छा कैसे था? आईडीएफसी में कैपिटल फर्स्ट के साथ विलय, सिमिलर आईडीएफसी बैंक का हुआ था, सिमिलर लॉजिक के साथ विलय होता हुआ नजर आया था। ये अब बंधन बैंक ग्रुप, तो ये मैरिज ऑफ सॉर्ट्स जो हो रही है, ये दोनों के लिए पॉजिटिव है। लक्ष्मी विलास बैंक के लिए, जो कि मेरे ख्याल से एक प्रमोटरलेस एंटिटी थी, है ना, और वो पैसे की किल्लत वगैरह थी। इंडियाबुल्स हाउसिंग जैसा मार्की नाम घुसता हुआ नजर आएगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसको लेकर इश्यूज थे, वो पैसा जुटाने में आप अब देखो ना, एक बैंकिंग लाइसेंस की बकत जानते हैं सब लोग आज की डेट में। इंडियाबुल्स ग्रुप जानता है, इंडियाबुल्स हाउसिंग एक बैंक बनने को खड़ा होगा इस मर्जर जाओगे, बैंकिंग लाइसेंस पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मिली अब ओपन टैप बैंकिंग के बाद तो 2 ही मिले ना, उसके किसको मिले? उसके आईडीएफसी और उसके अलावा बंधन के अलावा, तो वो किल्लत हो गई है बाजार में। तो ये दोनों मैरिज ऑफ सॉर्ट्स है। और आप समझो ना, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 0% पे करंट अकाउंट पैसा मिलता है, 4% पे सेविंग अकाउंट का पैसा मिलता है, इतना कॉस्ट ऑफ मनी मेरा कम होने वाला है। तो ये मैरिज तो अच्छी है।
अब इसमें लक्ष्मी विलास के लिए क्या, इंडियाबुल्स हाउसिंग के लिए क्या, पता नहीं। जब तक मेरे पास रेशियो नहीं आएंगे मर्जर की, मैं कुछ नहीं कह सकता। आज की क्लोजिंग के हिसाब से तो 10:1 होना चाहिए। औसत 6 महीने का देख लूं तो शायद 8:1 का रेशियो आना चाहिए। 8 मतलब लक्ष्मी विलास के और एक इंडियाबुल्स हाउसिंग का। अब जिस तरफ स्क्यूड होगा उस तरफ स्टॉक का रिएक्शन होगा। अगर आज ही ये बोर्ड मीटिंग चल रही है और आज ही शाम को आउटकम आ रहा है तो सब कुछ उस रेशियो पर डिपेंडेंट होगा मंडे का रिएक्शन। चलिए ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों के लिए अच्छा ही होगा। इवेंचुअली तो अच्छा है, इवेंचुअली अच्छा है। लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इश्यूज थे, एसेट क्वालिटी को लेकर, कैपिटल रेजिंग को लेकर, फंडिंग को लेकर, वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर इश्यूज थे, लिक्विडिटी ड्राइव जो हो रही थी सिस्टम से, एक बैंकिंग लाइसेंस जो मिलना है तो विन-विन सिचुएशन। हाँ, है तो विन-विन सिचुएशन। अब रेशियो पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल यहाँ अक्षय मित्तल पूछ रहे हैं, रिजल्ट्स के पहले टीसीएस और इन्फोसिस पे खरीदूं कि क्या करूं? फ्राइडे को आना है रिजल्ट, तो उसको मैं अगले हफ्ते फिर जब देख लें मूड कैसा है उसके बाद अभी डिसाइड करेंगे। और रिजल्ट से पहले की बाइंग तो मुझे लगता है 2 दिन पहले करनी चाहिए। अभी से तो उस पोजीशन लेके बैठूंगा नहीं, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत में हमें लग रहा था प्री रिजल्ट बाइंग हो रही है, वो प्री रिजल्ट बाइंग पूरी फिजल आउट होती हुई नजर आई, जिस तरह का सेल ऑफ एकदम से आईटी में वापस आ गया। तो थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करूंगा। इस बीच क्योंकि रुपया भी कमजोर हो रहा है, तो लेट्स सी मंडे ट्यूसडे को, उसके बाद अगर रिजल्ट रिलेटेड कोई बेट लेनी है। रिजल्ट में मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन तो एक स्टेबल क्वार्टर की है, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर होता है। ध्यान रखें, चौथी तिमाही जो आनी है सीजनली वीक इसलिए होता है क्योंकि अगले साल के बजट्स के लिए सब कंपनियां तैयारी करती हैं। अगले साल का बजट मतलब अप्रैल मई जून का, वो आगे का फाइनेंशियल ईयर का बजट, या फिर कैलेंडर ईयर। यूएस में कैलेंडर ईयर भी बहुत चलते हैं कंपनियों के, है ना। तो वो लोग बजट फाइनलाइज करते हैं, तो इस समय डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, अगले साल के बजट पे फोकस हो जाता है। तो इन आईटी कंपनीज के लिए वैसी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि धंधा ही नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। तो एक सीजनली वीक क्वार्टर है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स से इन कंपनीज ने बड़े अच्छे लार्ज डील्स बैक करी हैं, ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग है, तो उस लिहाज से मोमेंटम होना चाहिए। लेकिन हाँ, रिजल्ट से पहले देख लें कितना दबाव है, कितनी तेजी आती है, उसके बाद कॉल लिया जाए करना क्या है। चलिए ठीक है, इनमें अगर कोई ट्रेड बनता है तो। अब इनको तो रिजल्ट के लिए रुके, लेकिन पॉलीकैब वायर का क्या करना चाहिए? अरे ये कल से बहुत सवाल आ रहे हैं और ये आने भी चाहिए। आईपीओ में हम लोग का सबका इंटरेस्ट ज्यादा ही रहता है, हम रिटेल का। और पॉलीकैब पे कई सारे सवाल थे, तो मैंने एक जेनरिक रिप्लाई दे दिया था, सॉरी उसके लिए, कि एक बार मैनेजमेंट से बातचीत करें। अब कई लोग कह रहे थे उसमें तो लगानी ही चाहिए, तो सोचना क्या है। मैनेजमेंट से बात करके थोड़ा पता चलता है। जैसे मैंने एचईजी के उस दिन आपने सुना होगा, मैनेजमेंट से बात करके लगा कि अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव भी थे तो मैं लगाऊं ना अभी। हाँ, अभी नहीं, अभी लगाने का मन नहीं है। वो मैनेजमेंट की बात से आज पॉलीकैब में मैनेजमेंट से बात करी, 1:27 वो केवाईसी पे चर्चा हुई, मजा आया बातचीत करके। अभी धंधा समझें पहले। पॉलीकैब आप जो धंधा समझते हैं वो सबको पता है, केबल्स और वायर्स का धंधा है ना। और केबल्स और वायर्स का मार्केट जो है ना, FY18 में करीब 54,000 करोड़ रुपीस का, 52,000 करोड़ रुपीस का मार्केट था। उस पूरे मार्केट का 18% इस इकलौती कंपनी के पास है। 52,000 6,500-7,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज करती है कंपनी, और उसमें भी ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइज में इस कंपनी का तगड़ा मार्केट शेयर है, मतलब नहीं 18% ऑर्गेनाइज का और कुल बाजार का 14% का, इस तरह का मार्केट शेयर रखती है, लीडर है अपने स्पेस में। तो ये तो एक वो धंधा हो गया जिसको बड़ा अट्रैक्टिव, 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसकी। दूसरा धंधा है ये जो हम FMCG आप कहते हैं, FMEG एक होता है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो उसमें स्विच बोर्ड वगैरह, हीटर्स, सोलर पैनल्स वगैरह, ये सब बनाने का काम। और वो धंधा 3-4 साल पहले शुरू करा है, 600-700 करोड़ रुपए का हो गया। वो धंधा बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, और ये कंपनी खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मुझे धंधा तो बहुत पसंद आया, मैनेजमेंट बैंडविड्थ अच्छी लगी, बातचीत करके लगा अच्छा विजन है, अच्छा मैनेजमेंट है, कोई इशू नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है, तो मैंने वैल्यूएशंस कंपेयर करे। अब इसका सबसे नियरेस्ट पीयर जो बनता है मेरे लिए वो फिनेलिक्स केबल्स बनता है, क्योंकि वो भी वायर्स एंड केबल्स का धंधा सबसे मेजर है उसका। कई लोग उसको हैवेल्स से कंपेयर कर रहे हैं, कई लोग उसको वी-गार्ड से कंपेयर कर रहे हैं। ये हैवेल्स वी-गार्ड में ना ये एसी और ये सब के धंधे बहुत तगड़े और बहुत तगड़े प्रीमियम वाले हैं, तो उनसे तो ये सस्ता मिलना चाहिए। 70-80 की पी पे ट्रेड, बहुत 55 के पी पे अगर फॉरवर्ड पे देखूं तो बहुत तगड़ा प्रीमियम है इन सब का। पर वो इनसे कंपेयर करना गलत भी होगा, और ये जो नियरेस्ट पेयर है फिनलेक्स केबल्स, उससे भी सस्ता मिल रहा है मुझे ऑफर पे। तो मेरा मानना है इस आईपीओ में बिल्कुल दो राह नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है, इसमें तो पैसा डालना है। आरवीएनएल को लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं थी, मेट्रोपोलिस को लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं थी, इसको लेकर तो एकदम क्लैरिटी लगाना चाहिए। मेट्रोपोलिस तो आज खैर बंद होने की, आज बंद हो रहा है ना, तो मेरे लिए तो वो अभी भी अवॉइड करते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब मौका मिलेगा, कंपैरिजन है तो इसमें आप पैसा लगा, इसमें कंपैरिजन नहीं, पॉलीकैब में तो लगाना ही है। अगर दूसरा पैसा मेट्रोपोलिस से लगाना है तो अभी मत लगाएं। मेरा मानना है ये स्टॉक अगर नीचे मिलता है ना इशू प्राइस के बाद भी, अच्छी लॉन्ग टर्म होल्डिंग होगी मेट्रोपोलिस, ये मैं मानता हूं। और सारे फंड, सारे ब्रोकिंग हाउसेस के पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी बुक में, अकाउंट में जरूर होगा ये स्टॉक इवेंचुअली। लेकिन मुझे लगता है एक बार करेक्शन आ जाए, कुछ मौका मिले, अच्छा एंट्री पॉइंट मिले ना, तो घुसूंगा मेट्रोपोलिस में, पॉलीकैब में लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा शायद, मैं आईपीओ में लगाऊंगा। चलिए ठीक है, आईपीओ में लगा लीजिए। और आशीष आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं आशीष रायकर का सवाल लेता हूँ।
HUL और ब्रिटानिया भी पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको इन दोनों को रखने चाहिए क्योंकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। ब्रिटानिया हाल फिलहाल में गिरा है 3000 के नीचे आ गया अब तो, लेकिन इन्होंने 28.50 के भाव पे लिया हुआ है, अभी भी आपके प्राइस के ऊपर ही है। और मैं तो कहता हूँ अगर ये नीचे आए तो आप और एवरेज बाइंग कीजिए। 3000 का ये उसके भी ऊपर जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न देके जाएगा। और ऐसा ही कुछ हाल HUL का होगा, इनके नतीजे आने दीजिए, फिर से अगर इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर की ना तो फिर ये स्टॉक से रिलेटेड। अच्छा, यही होना। और ये HUL ब्रिटानिया, इसमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये इंडिया की परफेक्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी के बेट्स है, कंजम्पशन स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट। जो लॉन्ग टर्म स्टोरी, लॉन्ग ओनली फंड जो बेट करते हैं, सबको लॉजिकली भी बिल्कुल सही बात है। और इन धंधों को आपको क्वार्टरली देखने की जरूरत नहीं है। ये आप जब एंट्री कर, अच्छा आज ये मैं रिजल्ट शो कर रहा था एग्जाम टाइम, उसमें बिल्कुल इसी FMG जो बातचीत चल रही थी हमारी कि वैल्यूएशन तो बड़े महंगे, एंट्री कैसे करें, क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएंगे। तो दुग्गड़ साहब थे, दुग्गड़ साहब कौन है, मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च। तो दुग्गड़ साहब बोले कि अब ये कम से कम 3-5 साल का हॉराइजन रखें तो महंगा सस्ता आपको वैसे भी नहीं लगेगा। ये महंगे हैं और मेरा मानना है खैर हमेशा महंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनका कहना है किसी भी कमजोरी में आप एंट्री कर लें। मेरा मानना है कि खैर इसमें पता नहीं, अभी भी कमजोरी चल रही है, कंसोलिडेशन के फेज में ये सारे स्टॉक्स। एंट्री करें, क्वार्टरली रिजल्ट नफा नुकसान ना देखें, 3-5 साल की मोमेंटम को राइड करें, ये FMCG स्पेस कमा के ही देगी। और ये जो वैल्यूएशन महंगे ये हमेशा लिख के ले लीजिए, हमेशा महंगे रहेंगे मार्केट अच्छी चीज महंगे में ही मिलेगी, अच्छी वाली बात भी है। और साथ साथ ये हमेशा प्रीमियम कमांड करेंगे क्योंकि सबसे इजी इंडिया पे बेट है ये। चलिए ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बने रहिए। अच्छा आशीष, एक सवाल हम काफी कम लेते हैं कंपनी के बारे में, गोवा कार्बन 456 पे जयमीन कोठिया लेके बैठे हैं कि पूछे क्या करें। आज ये स्टॉक अच्छा चला था, वो मेरे ख्याल से इसमें भी सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है 10% से 20%। गोवा कार्बन कितने पे है? 456 पे इनकी बाएंगे, इसके आसपास ही है कहीं तो। नहीं तो इसको अपन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि मेरे भाव ही नहीं पता है। ओके, मैं तो देखा ही नहीं है। लेकिन इस पे आज सर्किट फिल्टर जो चेंज हुआ है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला। ठीक है, तो ये लिख लिया गया सर, सॉरी मंडे को। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं ओम गदारा का। आइशर मोटर्स पे शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहे हैं। अब आइशर मोटर्स का तो प्रॉब्लम कुछ और ही चल रही है। जब विनोद दसानी का नाम आया था उसके बाद स्टॉक चला, उसके बाद 3 डाउनग्रेड्स आ गए, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, नमूरा और मैं कैसे अगला कौन था, मॉर्गन स्टैनली था शायद। हाँ मॉर्गन स्टैनली, लास्ट मॉर्गन स्टैनली था। हाँ, तो ये तीनों ने डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन जिस दिन तीसरा डाउनग्रेड आया ना उस दिन से चलना चालू हो गया। कंसेंसस सेल जब होता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन ज्यादा पेसिमिज्म आ गया है। ओके, अच्छी तो स्टोरी मुझे भी नहीं लगती थी, लेकिन वो 30,000 के ऊपर वाली स्टोरी थी। आज ये कहाँ पे आ गए। हाँ, तो अब कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी। और आइशर मोटर्स अगर इस समय आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है या अभी बाइंग करी हुई है तो मुझे लगता है रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब ये एंट्री पॉइंट दे रहा है ये स्टॉक, और इवेंचुअली मुझे लगता है यहाँ से अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। तो आज मेरे ख्याल से अगर 20 ऑड लेवल्स पर है, 20,000 ऑड लेवल्स के आसपास, तो मेरा मानना है यहाँ से अच्छा खासा डिसेंट 15-20% का रिटर्न ये स्टॉक देके जाएगा। ओके चलिए, डिसेंट रिटर्न, और जल्द देना चाहिए। इस तरह की पैसे में स्टॉक पे बिल्डअप हो चुका है। हालांकि मैं अगर ऑटो सेक्टर में स्पेसिफिकली किसी स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में दाव लगाना है तो आइशर मोटर्स अभी भी नहीं होगा मेरे लिए, ये अलग कहानी। पर ये इमीडिएट पॉप के लिए मैं इस पर अभी भी खेलूंगा। चलिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप खेल सकते हैं इसमें। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, अमलेश कुमार ये वेंकीज पे पूछे कि क्या करना है। कितने पे घुसे हैं सर, क्योंकि इस स्टॉक ने तो 300 का भाव भी दिखाया है, स्टॉक ने 4,000 का 5,000 का भाव भी दिखाया हुआ है, और अब इन सब जर्नी के बीच में बैठा हुआ है। बैंक की स्टोरी अच्छी है, पर मेरे जैसे HEG और ग्रेफाइट में यूफोरिया बिल्डअप हो गया ना, 300 का माल चलते 3-4-5 हज़ार तक चला गया था। HEG और ग्रेफाइट जैसी कहानी बैंकिंग में हो गई। इस तरह की तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली। वो तो ASM लिस्ट में आया, एक्सेसेस वाइप आउट हुए, और मेरे ख्याल से उस लिस्ट में आने के बाद से, निकलने के बाद से ये उठा नहीं है, मीनिंगफुली रिकवर हुआ नहीं है। पर ये धंधा अच्छा है, मुझे इस धंधे में ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, ये एंट्री, ये क्या है, इस समय आउट ऑफ फ्लेवर है। ये जब फ्लेवर में आते हैं धंधे तो ये एग्जैक्टली तो भागते हैं, तो ये आउट ऑफ फ्लेवर है। तो अगर पोर्टफोलियो का नहीं है तो छोड़ दें, है और इन लेवल्स के आसपास से वरुण करें, मान लीजिए इन लेवल्स के आसपास है तो रखना चाहिए। इसमें घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि एक्सेस वाइप आउट हुए, अब वो कंसोलिडेशन फेज में एक लिमिटेड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इवेंचुअली जब भागेगा तो भागेगा, धंधा अच्छा है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है ना। अच्छा, एक हाँ, और क्या था आज के स्टॉक्स, जेट एयरवेज। ये वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल जेट के मेरे ख्याल से वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे जाने वाले हैं जेट एयरवेज के लिए, और 9 तारीख को हम सबमिट करने हैं। तो देखते हैं अब कौन दावेदार आता है जेट का। तो बैंक खुद तो पता नहीं, पता नहीं नहीं, इस होप में आएंगे कि पता नहीं कितना हेयर कट पे ही मिलने वाला है।
तो फिर तगड़ा है हिंदुस्तान का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा रूट्स हों वो है ना, जितने ज्यादा बेस हों, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा एक बात समझें, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो लेंडर्स थे उन्होंने क्या कहा था, 1500 करोड़ रुपए, कितना 1500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन करेंगे। कंडीशनल था कि नरेश गोयल साहब स्टेप डाउन करें, चेयरमैनशिप पद से हटें, कंट्रोलिंग स्टेक खत्म करें, ये सब करा नरेश गोयल साहब ने। और जब समय आया तो पता चला बैंक पे टसल है, कुछ बैंक इच्छुक नहीं है, वो 1500 करोड़ रुपए का फंड इन्फ्यूजन भी नहीं लौट के आया इस कंपनी बैंक में। और वो कल फाइनल अपडेट दिल्ली में मीटिंग, उसका क्या निकल के आया, वो फंड इन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। अब बैंकर्स चाहते हैं कि इसमें बोली मंगाई जाए और बोली खोली जाएंगी और फिर देखा जाए कि इसको बेचा जाए। तो बैंक भी इच्छुक नहीं, ये कंसर्न है। तो इस पे बहुत ज्यादा बेट मत करें कि ओवर द वीकेंड बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे, इसलिए स्टॉक चलेगा। इसीलिए आज जाते जाते आपने देखा होगा ये स्टॉक लाल निशान में जाके बंद हुआ है, क्योंकि कंसर्न्स हैं और कुछ बैंकर्स अब चाहते ही नहीं इस एसेट में पैसा डालना, क्योंकि उनको नजर नहीं आता रिकवरी होगी। तो ये इस कॉशन के साथ अप्रोच करें। और अब क्या है, तमाम अटकलें लगती रहेंगी शायद कि ये भी बातचीत, ये भी इच्छुक होगा, वो भी इच्छुक होगा, तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करें। हाँ एग्जैक्टली, तभी अभी इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड हो गया है मेरे लिए, क्योंकि कंसर्न्स हैं और 1500 करोड़ रुपए की जो फंडिंग आनी थी वो तक नहीं आ रही। राइट, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आशीष सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं। फ्राइडे है, लोगों को जाने दीजिए, वीकेंड मनाने दीजिए, गुड़ी पड़वा मनाइए, फेस्टिवल मनाइए और मंडे को हमारे साथ फिर जुड़िए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।